नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि बेटा मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं, कल मैं आपको पढ़ा रही थी राजा राम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजा राम जी पहुंच चुके हैं जिंजी और जिंजी के किले पर। फिर यहाँ पे किसने अटैक किया है? मुगल सेना ने। और मुगल सेना ने जिंजी के किले में इनको 8 वर्षों तक कैद कर लिया था। जल्दी जल्दी आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। विजेंद्र, जेपी राज, जूही, विकास, मोहित, भारती, अनुराग, ईशु, धर्मेंद्र, उत्तम चतुर्वेदी, मोहन मीना, माही सिंह, आकाश सैनी, ज्योति कुमारी, शालिनी, मोहित गुप्ता, कोमल, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? जल्दी से बताएंगे एक बार। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि जहां तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी वहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। और अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे की चीजें, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई राजा राम जो आपके छत्रपति, थर्ड छत्रपति हैं, ये राजा राम जी भागकर कहां पे चले गए थे और इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु के बाद कैसी स्थितियां बन गई थी, और मराठा साम्राज्य में जो आपके 2 यहाँ पे भाग बने थे वो कैसे बने थे। सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सेशन के साथ में। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक चीजें मैं कल की क्लास में आपको इनके बारे में बता चुकी थी, और मैंने लास्ट लाइन आपको लिखवाई थी कि 1691 में जो जुल्फिकार खां है, ठीक है, जुल्फिकार खां, इसने क्या किया था? जुल्फिकार खां ने में जिंजी का जो किला है, ठीक है, जिंजी पर इसने क्या कर दिया? जिंजी पर आक्रमण किया। और जिंजी पर आक्रमण करके क्या किया? जिंजी पर आक्रमण किया और जिंजी के किले में, ठीक है, जिंजी के किले में राजा राम जी को इसने कैद कर लिया। किले में क्या किया? राजा राम जी कैद रहे, राजा राम जी कैद रहे। और कहा जाता है कि भाई ये लगभग 8 वर्षों तक, कितने टाइम तक? लगभग 8 वर्षों तक इस किले के अंदर कैद रहे थे। यानी मुगल सेना ने इनको यहां पे घेर लिया और 8 वर्षों तक ये इनके यहां पर क्या रहे थे? यहां पर कैद रहे थे। यानी राजा राम जी रायगढ़ से भागकर कहां पहुंचे थे? जिंजी पहुंचे थे। और जब जिंजी गए तो जुल्फिकार खां वहां भी पहुंच गया और वहां जाकर उन पर अटैक किया, और अटैक करके उनको जिंजी के किले में 8 वर्षों तक कैद कर दिया। यहां तक की बात मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। अब इन्होंने प्यारे बच्चे यहां पर मौका देखा, और उसके बाद मौका देखते ही ये कहां गए? उसके बाद में जब ये सारी घटना घटी, तो घटना घटने के बाद में मैं अगली स्लाइड पे लिखती हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लग जाती है। अब यहां पे जब ये घटना घटी तो 1698 में राजा राम जी कैसे भी अपने आप को बचाते हुए राजा राम जी कहां चले गए? राजा राम जी सूरत चले गए, ठीक है, राजा राम जी सितारा चले गए, ठीक है, सितारा चले गए। और सितारा जाकर इन्होंने क्या किया? सितारा गए और सितारा को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, अपनी राजधानी बनाया। यानी इनकी अब कैपिटल क्या हो गई? तो मैम सितारा हो गई। और यहां पर सितारा में ये रहकर शासन करने लगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं क्लास में दूंगी, जो टेलीग्राम पे आपकी तरफ से मेरे पास आ रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। मैम आज क्लास 2 घंटे होगी? नहीं बेटा, 1 ही घंटे लूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट आया है कि प्लीज मैम आपसे हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि 2 घंटे क्लास मत लीजिएगा। हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं होता है, और संडे की क्लास के लिए भी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप में मना किया है। तो मैं आप पे किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं डालना चाहती हूं, बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती हूं। और आपको मैं ये बता दूं कि आज जो क्लास ली है वो इसलिए ली थी क्योंकि मंडे आपका ऑफ हो गया था, मेरी तबीयत खराब थी, और फिर उसके बाद में सम्मान समारोह था, उसकी वजह से भी ऑफ हो गया था। तो एटलीस्ट उससे एक छुट्टी तो कवर हो जाएगी जो छुट्टी मेरी हुई है, ठीक है। मान लीजिए सम्मान समारोह वाला नहीं तो मंडे वाला आपका कवर हो जाएगा। मंडे को मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से आपकी छुट्टी हुई थी, इसलिए मैंने आज क्लास आपकी रखवाई है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं कि भाई आज क्यों क्लास आपने लगवाई है, क्या जरूरत थी।
ठीक हो। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा राम जी क्या करे, राजा राम जी सितारा चले गए और सितारा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सितारा को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि अब ये कहां पर पहुंच गए हैं, सितारा में पहुंच गए हैं। और प्यारे बच्चे जब ये सितारा में पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, फिर इनकी मृत्यु हो गई 1700 ईस्वी में। प्यारे बच्चे इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु किसकी हुई मैम, तो डेथ किसकी हुई, तो 1700 ईस्वी या 1700 एडी में मृत्यु हो गई प्यारे बच्चे, राजा राम जी की मृत्यु हो गई। यानी आपके छत्रपति राजा राम जी की डेथ हो गई। और राजा राम जी की जब डेथ हुई है बेटा, तो आज मैं आपसे एक चीज पूछने से पहले आपको एक लाइन और बता दूं कि राजा राम जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, मराठा साम्राज्य में एक नए पद का सृजन किया था। मराठा साम्राज्य, इसके अंदर क्या किया, एक नए पद का सृजन। ठीक है, एक नए पद का सृजन किया था, नए पद का सृजन। इंग्लिश में बोलेंगे क्रिएट ऑफ द न्यू पोस्ट इन मराठा एम्परर। क्या लिखेंगे, क्रिएट द न्यू पोस्ट ऑफ मराठा एम्परर। मराठा एम्परर किसने किया है, तो भाई हम राजा राम जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने ही इस पोस्ट को क्रिएट किया था, जिसका नाम प्यारे बच्चे रखा था प्रतिनिधि पद। जिसका क्या नाम रखा था, जिसका नाम था प्रतिनिधि पद। ठीक है, प्रतिनिधि पद, यानी जिसको आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट। रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट यहां पर इन्होंने क्रिएट कर दी थी। तो ये प्रतिनिधि पद इन्होंने ही क्रिएट किया था, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी और उस समय ये बताया था कि राजा राम जी की पत्नी कौन थी और राजा राम जी के पुत्र कौन है। तो कौन कौन मुझे ये बता सकता है कि अब राजा राम जी की तो मृत्यु हो गई, अब राजा राम जी की मृत्यु के बाद में मेरा प्रश्न बेटा आपसे बनता है कि इनकी पत्नी कौन थी, यानी कि वाइफ ऑफ राजा राम, और इनका पुत्र यानी कि सन ऑफ राजा राम। बताइए बच्चा कौन कौन थे, इनके क्या क्या नाम लिखूं, मैं भूल चुकी हूं, मुझे पता नहीं है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप दोगे प्यारे बच्चों। तो इनकी पत्नी का नाम बताइए, अभी स्लाइड मैंने लगा रखी थी, पत्नी का नाम वहां भी लिखा हुआ था, आराम से बताइए मुझे। और प्यारे प्यारे बच्चों केवल और केवल एक चीज पर अपना फोकस रखिए और वो है आपका सिलेक्शन। उससे बड़ा ना दुनिया में कुछ है ना हो सकता है। आपका एक ही टारगेट इस समय होना चाहिए और वो है आपका सिलेक्शन। मुझे पता है आज बहुत सारे बच्चे की हिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें, उसका भी सॉल्यूशन आज तुम्हें क्लास में दे के जाऊंगी और एक ही क्लास में तुम्हारा पूरा हिस्ट्री का रिवीजन भी करवाऊंगी। ठीक है, पूरा रिवीजन करवाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे कर सकते हो, और मंडे को करवाऊंगी कैसे कर सकते हैं उसका भी आपको मैं आइडिया दूंगी। ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रही हूं, मनसबदार क्या, अच्छा ताराबाई और शिवाजी सेकंड, क्या बात है बच्चों। तो इनकी वाइफ का नाम क्या है मैम, ताराबाई इनकी वाइफ का नाम है। और इनके पुत्र कौन है, तो प्यारे बच्चे शिवाजी सेकंड इनके पुत्र हैं। आप ये तो जानते हो कि शिवाजी सेकंड इनके पुत्र हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि शिवाजी सेकंड के साथ साथ में संभाजी सेकंड भी इनके पुत्र हैं। एक पुत्र और रहेंगे इनके जिनका नाम है संभाजी सेकंड। ठीक है, संभाजी सेकंड ये भी इन्हीं के पुत्र थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आप कहोगे कि मैम शासन किसका होगा, संभाजी का कि शिवाजी द्वितीय का, तो शिवाजी द्वितीय बड़े बेटे हैं तो शिवाजी द्वितीय का। लेकिन जिस समय राजा राम की मृत्यु हुई है इनकी उम्र कितनी है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जिस समय आपके राजा राम जी की मृत्यु हुई है उस समय पर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि शिवाजी सेकंड की कितनी एज थी, तो आप कहेंगे केवल 4 वर्ष के थे। कितने के थे, ओनली 4 इयर्स, 4 वर्ष की इनकी आयु थी, 4 वर्ष की आयु। अब आप बताओ कि 4 वर्ष की आयु का बच्चा कभी भी शासक बन सकता है, नहीं मैम, कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता है ना। तो कौन बनेगा, अब शासक नाम तो यही रहेगा। तो अगला शासक का जब आपसे नाम पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि अगला शासक मैम बनेंगे छत्रपति शिवाजी सेकंड बनेंगे, ये आपके अगले शासक होंगे मैम। कौन होगा अगला शासक, शिवाजी सेकंड, जो कि 1700 से लेकर 1707 तक रहेंगे। लेकिन नाम इनका रहेगा, असल में शासिका कौन बनेगा, असल में शासिका बनेंगी इनकी संरक्षिका, इनकी गार्जियन, इनकी माता ताराबाई, और इनकी उम्र
कितनी है, तो मात्र 4 वर्ष की इनकी आयु है। और 4 वर्ष का बच्चा कभी भी शासक नहीं बन सकता, लेकिन नाम इनका क्यों रहेगा, क्योंकि नाम तो बेटा इन्हीं का चलेगा। जैसे अकबर का नाम था, लेकिन युद्ध कौन लड़ रहे थे, बैरम खान लड़ रहे थे। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो शिवाजी जो आपके हैं, छत्रपति शिवाजी शिवाजी सेकंड जो हैं, अगर इनकी हम बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 1700 से लेकर 1707 तक 4 वर्ष की आयु में इनके शासक बनने की वजह थी इनके पिता की मृत्यु होना, और इनकी संरक्षिका कौन बनी है, ताराबाई। यानी कि इस समय आपका असल रूप में शासन कौन कर रहा है, ताराबाई कर रही हैं। अब ताराबाई तो शासन कर रही हैं, लेकिन आप शायद एक व्यक्ति जिनका नाम था, आपको मैंने बताया था, जिनका नाम है शाहू जी, किसकी कैद में है बेटा, बता दो जल्दी से, किसकी कैद में है शाहू जी। आपसे क्यों प्रश्न पूछती हूं, ताकि बीच बीच में मैं ये पता लगा सकूं कि सब आपको याद है या नहीं। बताइए जल्दी से, बताइए, ठीक है, जल्दी से बेटा मुझे बता दीजिए। तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से कि यहाँ पे जब ताराबाई का शासन चल रहा है, तो ताराबाई का शासन 1707 तक ही क्यों चला, क्योंकि मैम 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य किसके अधीन था, ताराबाई जी के अधीन था। और ऐसा नहीं कि ताराबाई जी के अधीन था तो मराठा साम्राज्य का पतन हो रहा हो, नहीं, मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर चल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ औरंगजेब की कैद में कौन है, तो मैम हमें पता था कि यहां पे औरंगजेब ने क्या कर रखा था, तो मैम औरंगजेब ने शाहू जी को कैद कर रखा था। औरंगजेब की कैद में कौन था, तो आप कहोगे कि शाहू जी। कैद में कौन है, शाहू जी थे। ठीक है, यही राजा राम जो बने थे, वो क्यों बने थे, तो राजा राम इसलिए शासक बने थे क्योंकि शाहू जी कैद में थे, वरना असली अधिकारी कौन था, शाहू जी थे, शाहू जी महाराज थे। और प्यारे बच्चे, राजा राम जो हैं, उन्होंने कभी भी अपना सिंहासन पे वो कभी भी नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे, क्योंकि वो तो कहते थे कि ये सिंहासन शाहू जी का है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, मैं तो केवल एक यहां पे उनका प्रतिनिधि बनकर शासन कर रहा हूं। ये किसका कहना था, राजा राम का कहना था। और राजा राम कभी भी, ये ध्यान रखना, गद्दी पर नहीं बैठे थे। कुछ बातें मैं आपको बोलकर बताती हूं, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मराठा साम्राज्य में आपके राजा राम जी ऐसे छत्रपति हुए थे जो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे थे। ठीक है, अब यहां पे प्यारे बच्चे औरंगजेब की कैद में कौन है, शाहू जी हैं। अब यहां आप देख रहे हो कि यहां एक पॉइंट मैंने लिखा है कि औरंगजेब क्या हो जाएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। और जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो प्यारे बच्चे, आपको मैंने बताया था मुगल साम्राज्य के समय भी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य कमजोर यहां पे साम्राज्य के रूप में दिखाई देता है, और इधर मराठा साम्राज्य की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। अब इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, आपको पता है आगे की कहानी। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा मुअज्जम, ठीक है, आपको बताया है मैंने मुगल साम्राज्य पढ़ाते समय, इसका बेटा होता है मुअज्जम। ये किसके नाम से गद्दी पर बैठता है, तो मैम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। मुअज्जम, बहादुर शाह शासक बना, बहादुर शाह शासक बना। और प्यारे बच्चे, जब ये शासक बना तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि शासक बनने के बाद, क्योंकि भाई कमजोर शासक हैं सारे, और यहां मराठा साम्राज्य ऊपर जा रहा है, उत्कर्ष पर चढ़ रहा है, और जब यहां उत्कर्ष पर चढ़ रहा है तो आपको मैं बता दूं कि उसके बाद जब ये शासक बना तो इसने क्या कर दिया, शाहू जी को कैद कर दिया, शाहू जी को कैद से आजाद कर दिया, शाहू जी को कैद से आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, यानी फ्री कर दिया कि भैया जाओ अपनी जिंदगी जी लो। अब आपको लग रहा होगा कितना अच्छा शासक था, नहीं, इसने आजाद इसलिए नहीं किया कि ये बहुत अच्छा शासक था, इसने आजाद इसलिए किया कि अगर शाहू जी को मैं छोड़ दूंगा तो शाहू जी और ताराबाई जी के बीच में क्या होगा, उत्तराधिकार का युद्ध होगा। क्योंकि शाहू जी कहेंगे कि जिस गद्दी पर तुम बैठी हो उस गद्दी पर मेरा हक बनता है,
मैं उस गद्दी का असली उत्तराधिकारी हूं। और शाहू जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही शाहू जी को यहां से फ्री किया गया, ताराबाई और शाहू जी के बीच में जो रिश्ते हैं वो सही नहीं रहे। शाहू जी ने कहा कि इस गद्दी का असली उत्तराधिकारी मैं हूं, तो ताराबाई जी ने यह कहा कि मेरे पति राजा राम जी ने मराठा साम्राज्य को उत्कर्ष पे लेके गए हैं। जिस जिस साम्राज्य को तुम्हारे पिताजी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था, जिस साम्राज्य को तुम्हारे पिताजी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था, उस साम्राज्य को मेरे पति ने ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। और इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पे मेरा अधिकार है। लेकिन ज्यादातर मराठाओं ने किसका साथ दिया? साहू जी का साथ दिया। पहले कहानी सुन लो, फिर आगे की बात। अब साहू जी आ गए, ताराबाई जी अपनी जिद पे हैं, साहू जी अपनी जिद पे हैं। अब यहां पे एक व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलेंगे, बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ कौन है? तो बालाजी विश्वनाथ प्यारे बच्चे एक ब्राह्मण है। ठीक है, बालाजी जो विश्वनाथ है वो एक ब्राह्मण है। और वो एक ब्राह्मण है और वो केवल इसके लिए फेमस है कि एक तो वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध उनको माना जाता है। उन बालाजी विश्वनाथ ने किसका साथ दिया? साहू जी का साथ दिया। और जो ताराबाई है, ताराबाई जी का एक सेनापति है जिसका नाम है धनाजी यादव, उसको इन्होंने अपनी तरफ कर लिया। ताराबाई जी का जो सेनापति है, जिसपे ताराबाई बहुत विश्वास करती हैं, इन दोनों ने, शाहू जी ने और बालाजी विश्वनाथ जी ने मिलकर क्या किया? शाहू जी और धनाजी यादव के बीच में पैचअप करा दिया। मतलब दोनों को एक साथ लेके आ गए। और दोनों को जब एक साथ लेकर आए तो क्या हुआ? ताराबाई जी आपकी हार गई। और जब ताराबाई जी हार गई तो यहां पे किसका शासन हुआ? सतारा पे मैम शाहू जी का शासन हो गया। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि शाहू जी ही केवल शासन किया। अब यहां पे इसी युद्ध के बाद में, एक युद्ध में आपको बताऊंगी, जो युद्ध हुआ है ताराबाई जी और आपके शाहू जी के बीच में, जब ये युद्ध हुआ है तो इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य दो भागों में बटा है। तो दो भागों तक की कहानी हमने सुन ली, अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब किसका शासन चल रहा था? ताराबाई जी का शासन चल रहा था। शाहू जी यहां पर आजाद हो चुके थे। और प्यारे बच्चे आजाद होने के बाद में अब देखिएगा क्या हुआ। आजाद होने के बाद में मैं अब आपको लिखकर बताऊंगी प्लेन स्लाइड पर। आजाद होने के बाद में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 12 अक्टूबर 1707, ये डेट याद रखना, 1707 को क्या होता है? खेड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, खेड़ा का युद्ध होता है। और प्यारे बच्चे ये युद्ध किसका युद्ध था? तो जाहिर सी बात है मैम, उत्तराधिकार का। तो किस किसके बीच में होगा? ताराबाई जी के बीच में होगा। और अगेंस्ट में कौन होंगे? शाहू जी। शाहू जी कौन है? तो संभाजी के पुत्र हैं। ठीक है, शाहू जी कौन है? संभाजी के पुत्र हैं, जो औरंगजेब की कैद में थे। नीरज कुमार, कल मैं बता चुकी हूं कि शाहू जी कौन थे और शाहू जी का संबंध किससे है। आपको जरूरत है डेली की क्लास देखने की। कौन है शाहू जी? संभाजी के पुत्र हैं। संभाजी के पुत्र हैं। ठीक है, अब यहां पे शाहू जी की हम बात करते हैं तो यहां पे देखो क्या हुआ। ताराबाई जी के सेनापति हैं, इनके सेनापति का नाम है धनाजी यादव। कमांडर ऑफ ताराबाई धनाजी यादव हैं। शाहू जी को सपोर्ट कर रहे हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो कि प्यारे बच्चे आपको बता देना चाहूंगी किसके कौन है? तो एक ब्राह्मण है जो अपनी बुद्धिमत्ता से मराठा साम्राज्य में पेशवा के पद तक पहुंचे। साधारण से एक ब्राह्मण है ये, इनके बारे में आपको मैं अभी आगे और भी बताऊंगी। अब यहां पे इन्होंने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ जी ने इन दोनों के बीच क्या करवा दिया? इन दोनों के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाया इन्होंने। ये अब धनाजी यादव किसके सपोर्ट में हो गए? शाहू जी के। तो ताराबाई जी की क्या हो गई? ताराबाई जी की हार हो गई। और शाहू जी की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे जीत हुई। तो कौन हारा कौन जीता ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे यहां तक लिख के आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पे जीत हो चुकी है तो आप मुझे अब ये बताएंगे कि जब यहां पर जीत हुई है तो फिर यहां पे जीत होने के बाद में ये शासन कहां कर रही थी ताराबाई? मैम सतारा में। तो अब देखो जो सतारा का शासन है, सतारा, ठीक है, सतारा में, सतारा पर किसका अधिकार हो गया? सतारा पर अधिकार कब कर लिया शाहू जी ने? 1708 में। किसका हो गया? शाहू जी का। शाहू जी का अधिकार हो गया।
ठीक है, इनका अधिकार हुआ। अब सतारा में शासन कौन करेगा? शाहू जी। लेकिन यहां पे मैं बता दूं कि इस युद्ध के बाद जो मराठा साम्राज्य है वो दो भागों में बटा, जिसमें सतारा वाला जो क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार हुआ? शाहू जी का हुआ, जो कि उत्तर में था। और दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में कोल्हापुर वाला क्षेत्र, तो कोल्हापुर पर किसका अधिकार हो गया? कोल्हापुर पर आप कह सकते हो अधिकार, अधिकार किसका हुआ? ताराबाई जी, या फिर आप कह सकते हो ताराबाई जी के पुत्र कौन है? शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड का अधिकार, यानी मराठा साम्राज्य इस युद्ध के बाद दो भागों में शासन करने लगा। इन लोगों में फूट पड़ गई कि ठीक है उत्तर में आप शासन करो लेकिन दक्षिण में हम शासन करेंगे। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि मराठा साम्राज्य एक आपका उत्तर में सतारा और दक्षिण में आपका कोल्हापुर, यहां पे अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं। अब यहां पे फिर आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर प्यारे बच्चे यहां पर क्या हो जाएगी? शिवाजी सेकंड की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु। लेकिन कब होगी? तुरंत नहीं होगी, आगे चलकर, आगे चलकर मृत्यु होगी। और फिर यहां पे कौन आएगा? तो आप कहेंगे फिर शासक बनेगा। फिर शासक कौन बनेगा? शासक बनेंगे राजा राम जी के दूसरे पुत्र, राजा राम के दूसरे पुत्र, सेकंड सन, या दूसरे पुत्र, जिनका नाम है आपका, एक मिनट इधर लिखती हूं मैं, एक पेन चेंज कर देती हूं और फिर लिखती हूं। ठीक है, कोल्हापुर पर अधिकार हुआ, शिवाजी सेकंड यहां पे रहे, शिवाजी सेकंड की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद राजा राम जी के दूसरे पुत्र, जिनका नाम मैंने आपको बताया था संभाजी सेकंड, संभाजी सेकंड यहां पे शासक बनेंगे। ठीक है, संभाजी सेकंड यहां पर शासक बन जाएंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहां पर अब हमारा मराठा साम्राज्य क्या हो चुका है? अलग अलग हो चुका है। नहीं बेटा, राजाराम मोहन राय जी नहीं है, ये छत्रपति राजाराम है, मराठा साम्राज्य से संबंधित राजाराम मोहन राय जी अलग व्यक्ति थे। ठीक है, और शाहू जी ने 1708 में किस पे अधिकार किया? सतारा में। ये कहां चले गए? कोल्हापुर में। तो अब कौन शासक बनेगा? मेनली किसका शासन होगा? मैम शाहू जी का होगा। तो अब बेटा हम पढ़ेंगे अगले छत्रपति जो हैं आपके शाहू जी महाराज। 1707 से लेकर हम कहेंगे 1749 तक, क्योंकि 1707 में खेड़ा का युद्ध हो गया था। या आप यहां पे ये लिख सकते हो कि आपका जो ये युद्ध हुआ है 12 अक्टूबर 1707 को, फिर यहाँ पे अधिकार हुआ। शाहू जी यहाँ पे पूरी तरीके से अधिकार कब स्थापित हो गया? 1708 में। तो हम इनका शासन यहां से लिखेंगे आपके शाहू जी महाराज का कि मैम 1707 से लेकर 1749। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर भी सेम चीज लिखी हुई है कि भैया आपके जो ये छत्रपति बने हैं 5th नंबर के शाहू जी महाराज, ये क्यों बने? क्योंकि इन्हें कैद से आजाद किया। किसने? मुअज्जम में। मुअज्जम का नाम क्या था? बहादुर शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा था और मैम ये औरंगजेब का पुत्र था। 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, शाहू जी और आपके ताराबाई के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, ये वाली लाइन हम, ये वाली चीज हटा देंगे यहां से, की नीड नहीं है। ये सब मैं आपको लिखकर बता चुकी हूं। ठीक है, जिसको पीडीएफ से लिखना है पीडीएफ से लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चे यहां पर क्या हुआ? जब यहां पे शाहू जी और ताराबाई जी के बीच में युद्ध हुआ है, तो युद्ध कौन सा हुआ था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ भी चुके हैं कि मैम इन दोनों के बीच में जो युद्ध आपने बताया, हमें बताया है कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ है वो हुआ है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा के युद्ध में किसने किसको हराया, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अब यहां पे दो आपके भाग हैं, एक पे अधिकार कर रहे हैं शाहू जी और शाहू जी के साथ में यहां पर कौन कौन है? तो आगे देखिएगा, शाहू जी का साथ किसने दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने। और जब शाहू जी यहां पर आपके प्यारे बच्चे शासक बने तो बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने क्या बनाया? पेशवा बनाया। और अब मैं आपको बता दूं तो ये कौन थे? पहले पेशवा थे। पहले पेशवा यही थे बेटा, पहले पेशवा। ठीक है, कब कब बने हैं पहले पेशवा? तो आप कहोगे कि 1713 में बने हैं और 1720 तक पेशवा के पद पर रहेंगे। 1720 तक पेशवा के पद पर रहे। ठीक है, अब आपको एक और चीज मैं बता दूं बच्चा कि
कि आपका अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो कि छत्रपतियों के हाथ में क्या चल रहा है, मराठा साम्राज्य। लेकिन अब एक ऐसा दौर आएगा जब पेशवा मराठा साम्राज्य को चलाएंगे, यानी बालाजी विश्वनाथ के जो उत्तराधिकारी हुए, जो इनके सक्सेसर हुए, उन्होंने क्या किया, इस मराठा साम्राज्य को वास्तविक रूप से स्थापित किया। हम ये कह सकते हैं मैम। तो बालाजी विश्वनाथ जी आपके पहले पेशवा बने हैं। 1713 से 1720 तक इनका शासन यहां पर रहेगा। और इन्हें पेशवा नियुक्त किसने किया है, तो आप कहेंगे कि मैम शाहू जी ने इन्हें पेशवा नियुक्त किया है। क्यों किया है, क्योंकि मैम हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या किया था, पहले पेशवा, और नियुक्त किसने किया है, पहले पेशवा नियुक्त हुए थे। नियुक्त करने वाले हैं मैम शाहू जी, क्योंकि उन्होंने इनका साथ दिया था। तो देखो लिखा है 1713 में पेशवा बने, 1730 से 13 से 20 तक पेशवा के पद पर रहे। और इन्होंने एक काम और किया कि बालाजी विश्वनाथ जी ने ही, प्यारे बच्चे, बालाजी विश्वनाथ ने ही क्या किया है, पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया, यानी मेड द पोस्ट ऑफ पेशवा हेरिडेटरी। इन्होंने क्या किया कि अब ऐसा नहीं होगा कि मेरे बाद कोई और नया व्यक्ति पेशवा बनेगा, नहीं, मेरे बाद मेरा पुत्र ही पेशवा बनेगा। ठीक है। आदर्श कह रहे हैं कि मैम पेशवा क्या है, पेशवा बेटा एक पद है। मराठा साम्राज्य में आपका अगर हम बात करें तो पेशवा एक प्रधानमंत्री की तरह होता है आदर्श। और ये बात मैंने आपको शिवाजी के अष्टमंडल को पढ़ाते समय मैंने बताई थी, ये देख लीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैम आपने नहीं बताया। ये रहा पेशवा, ये मैंने आपको बताया है आदर्श, और बताया था कि प्रधानमंत्री की तरह भूमिका होती है और ये सबसे मुख्य व्यक्ति होता है। अगर छत्रपति नहीं होते हैं तो फिर पेशवा ही उस चीज को संभालता है। और पेशवाओं की इतनी शक्ति बढ़ जाएगी मराठा साम्राज्य में साहू जी के समय से ही कि साहू जी तो केवल शासन करेंगे, लेकिन मराठा साम्राज्य को संभालेगा कौन, ये पेशवा। और पेशवा पहली बार कौन बना, बालाजी विश्वनाथ बने थे पेशवा। और इन्होंने कहा कि अब पेशवा जो पद है वो वंशानुगत रहेगा। ठीक है, लिखने का टाइम चाहिए, ये लीजिए बेटा, यहां से लिख लीजिए आप लोग, यहां से लिखवाया मैंने, लिख लिख कर मुझे बता दीजिए फटाफट। जैसा आप कहेंगे, जिस तरीके से आप खुश हैं, मैं वैसे ही आपको पढ़ाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये बालाजी विश्वनाथ कौन है, तो प्यारे बच्चे ये कोंकण के एक ब्राह्मण है। मैं अभी लिखवा देती हूं, पहले आप इतना लिखो कि बालाजी विश्वनाथ कहां से आ गए, इनका क्या संबंध था। तो ये मराठा साम्राज्य में पहले से ही कार्यरत थे, लेकिन जब शाहू जी का इन्होंने साथ दिया तो शाहू जी ने इन्हें पेशवा के पद पर नियुक्त किया। और इन्होंने कहा कि आज से ये पद वंशानुगत होगा, मतलब मेरे बाद जो अगला पेशवा होगा वो मेरा बेटा ही होगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बातें। हाँ जी, पीएम की पोस्ट की तरह, बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया तो था कल, इसीलिए आपको पहले ही चीजें बताकर चल रही हूं। फटाफट लिख लिख के बताते रहिए बेटा। बिल्कुल पूछ सकते हैं आदर्श, मैंने ऐसा कब बोला कि आप नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आपने पूछा है तो मैंने उत्तर भी दिया है। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे, फिर आपने यहां पे लिखा, यहां तक मैं बता रही थी। अब बात आती है कि भाई बालाजी विश्वनाथ कौन थे मैम, तो मैं यहां बेटा एक बॉक्स बनाकर लिख रही हूं इनके बारे में। ठीक है, तो एक बॉक्स पे आप बाद में बना दूंगी, पहले मैं लिखवा रही हूं बालाजी विश्वनाथ। ध्यान रखिएगा, यहां से संबंध नहीं है अभी। बालाजी विश्वनाथ जी कौन थे, तो इनके बारे में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक तो मैम ये कोंकण के ब्राह्मण थे, कोंकण के एक ब्राह्मण थे, कोंकण के एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी, अपनी बुद्धि यानी अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी बुद्धि और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे, और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, और इनका संबंध किससे था, तो प्यारे बच्चे धनाजी यादव से था। धनाजी यादव को ही ये सेवाएं देते थे, ताराबाई के शासनकाल में इन्होंने सेवाएं दी, लेकिन किसके अंडर, धनाजी यादव। वही धनाजी यादव प्यारे बच्चे जिन्हें क्या किया था, इन्होंने आपका शाहू जी के साथ बाद में मिलाया था।
ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये थे आपके बालाजी विश्वनाथ, और ये किसके साथ काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, कैसे ये पेशवा के पद तक पहुंचे। सोचिए एक नॉर्मल ब्राह्मण कहां पहुंच गया, पेशवा के पद पर, और पेशवाओं ने पूरे मराठा साम्राज्य को चलाया है। फिर अब कौन व्यक्ति आएंगे, बाजीराव प्रथम आएंगे, है ना। अब कौन आएंगे, तो आप कहेंगे कि मैम अब बाजीराव प्रथम आएंगे, जो कि सेकंड पेशवा और बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। तो देखिए यहां क्या लिखा है, सेकंड पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। और ये कौन है, तो आप लिख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ के बेटे हैं, बालाजी विश्वनाथ के बेटे। और जब ये पेशवा बने हैं तो पता है इनकी एज कितनी है, केवल 19 साल का कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम जी 19 वर्ष की आयु थी जिस समय इन्हें पेशवा के पद पर बिठाया गया था। क्यों बिठाया गया, क्योंकि मैम पद हेरिडेटरी हो चुका है, क्योंकि मैम पोस्ट हेरिडेटरी हो चुकी है, तो भैया बेटा ही बनेगा यहां पर अगला शासक। ठीक है, अब यहां पे ये शासक बने तो आपने इनकी पत्नियों के बारे में पढ़ा होगा। इनकी दो पत्नियां थी, काशीबाई और एक थी मस्तानी, जो कि छत्रसाल की पुत्री थी। एक थी मस्तानी जो किसकी पुत्र थी, राजा छत्रसाल की पुत्री थी। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने वो देखी होगी मूवी जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। ठीक है, और ये छत्रसाल कौन थे, तो मैम ये बुंदेलखंड के शासक थे। कौन थे छत्रसाल, तो आप कहोगे कि बुंदेलखंड के शासक थे, बुंदेलखंड के शासक, रूलर ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, ये थे आपके। तो प्यारे बच्चे, मस्तानी आपकी दीपिका पादुकोण और आपकी काशीबाई कौन बनी है, जल्दी से बता दो, आपको पता होगा। तो ये इनकी दो पत्नियां हैं, और ये ही आपके जो बाजीराव प्रथम है। भैया शाहू जी को कोई चिंता नहीं है, ये आराम से समझा रहे हैं, आराम से चीजों को बैठकर यहां पे केवल शासन कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है, पेशवा कर रहे हैं। इन पेशवाओं ने ही मराठा साम्राज्य को बांध कर रखा है अब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चा कह रहा है कि मैम यादव गद्दार हो गए। अब हम कह सकते हैं कि भाई धोखा दिया, लेकिन जब धनाजी यादव का पुत्र हुआ तो वो ताराबाई के पास चला गया। अब क्या कहें बताओ उसको, किसको गद्दार कहें, है ना, किसको गद्दार कहें। ठीक है, दोबारा से बनाई थी योगेश कुमार जी, राजा राम जी ने अष्टमंडल को दोबारा बनाया था। अगर कोई खत्म कर देता है किसी चीज को तो वो दोबारा भी तो बन सकती है, ऐसा थोड़ी है कि दोबारा नहीं बन सकती, दोबारा बन जाती है। प्रियंका चोपड़ा बनी है मैम, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको यहां पे चीजें समझ आ गई। अब जब ये बाजीराव प्रथम, प्यारे बच्चे यहां पर इनके बारे में सुनना, जब बाजीराव प्रथम यहां पर पेशवा बनते हैं तो ये क्या उद्देश्य, मतलब अपना मोटिव क्या सेट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे जो उद्देश्य हैं, मेरे जो मोटिव हैं वो बहुत क्लियर हैं, और मेरे मोटिव जो होंगे, जिसमें अगर मैं पहला मोटिव अपना बताऊं तो ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता हूं, मैं एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें सभी मराठा एक दूसरे पर निर्भर रहें, जिसमें सभी मराठा एक दूसरे पर निर्भर, मतलब डिपेंड, एक दूसरे पर निर्भर रहे, डिपेंड रहे। ऐसा क्यों मैम, डिपेंड क्यों करना चाहते थे ये, क्योंकि बेटा अगर डिपेंडेंसी रहेगी, ठीक है, अगर आपका डिपेंडेंसी रहती है, डिपेंड रहते हैं आप किसी के ऊपर, तो आप ये कहोगे कि मैम ऐसा निर्भर रहें, डिपेंड रहे, क्योंकि डिपेंडेंसी रहेगी तो एक दूसरे से सहयोग बना रहेगा, एक दूसरे के साथ यहां पे इनके बीच में संबंध स्थापित रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा कि भाई आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, तो इन्होंने कहा कि गिरते हुए मुगल साम्राज्य, क्योंकि इसका डिक्लाइन हो चुका है मुगल साम्राज्य का, तो गिरते हुए मुगल साम्राज्य
के खंडरों पर, गिरते हुए मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठा साम्राज्य, ठीक है, गिरते हुए मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठा राज्य की स्थापना करना। खंडरों पर भारत में, ऐसे लिखना, पर भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना करना या मराठा राज्य की स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य है। मतलब स्थापना से यहां इनका मतलब है कि उसको और भी ताकतवर बनाना, ये इनके जीवन के उद्देश्य हैं। और प्यारे बच्चे, ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन ही यहां पर बिता दिया। ठीक है, पूरा जीवन इन्हीं चीजों में बिता दिया। ये कहा जाता है कि ये अपने शयन कक्ष में तो बहुत ही कम सोते थे, ये ज्यादातर अपने सैनिकों के साथ, जो आपके सेनाओं के रहने के लिए जगह बनती है, वहीं पर ये रहे और एंड में मृत्यु भी इनकी वहीं हुई। क्लियर? अब यहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं, इनका अब यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे मराठा साम्राज्य शक्तिशाली की तरफ बढ़ रहा है कि भाई अब शक्तिशाली हमें बनना है। और इन्होंने सच में ही मराठा साम्राज्य को उत्कर्षों पर पहुंचाया था। अब यहां पे लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो हमारे दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, तो इनके भी दुश्मन पैदा हो रहे हैं, लेकिन इनके दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब देखिए कैसे। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है निजाम उल मुल्क। क्या नाम आपने सुना है मैम? एक व्यक्ति जिसका नाम हमने सुना है निजामो मुल्क, ठीक है, जिसका हमने एक नाम पूरा लिख लीजिए पहले, आसफ जहां। पूरा नाम लिखवा देती हूं मैं, आधा अधूरा नहीं, लिखिएगा आसफ जहां, आसफ जहां निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। अब इसका क्या रोल है मैम, तो ध्यान से सुनो। निजामुल मुल्क ये क्या करना चाहता है? 1724 में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना करना चाहता था, लेकिन मराठों से भय था। अब इसने ये सोचा कि ऐसे तो मैं कभी स्थापित कर नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं मराठों को ही यहां आपस में लड़वा दूं। तो इसने क्या किया, इसने यहां पे एक प्लानिंग की, एक प्लॉटिंग की कि भैया मैं ऐसे तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां मराठों को ही आपका क्या करना चाहता हूं, स्वतंत्र हैदराबाद राज्य ले गया बेटा लिखना, राज्य की स्थापना। ठीक है, अब ये ऐसा करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, पता है ये क्या करेगा? आपको मैंने बताया था कि मराठा साम्राज्य दो भागों में था। एक था आपका सतारा, सतारा में कौन बैठे हैं? शाहू जी। अब इसको शाहू जी से ही डर था, क्योंकि शाहू जी के साथ कौन है? बाजीराव प्रथम है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कोल्हापुर। जिस समय की मैं बात कर रही हूं, यह कोल्हापुर में शासक कौन बन चुका है मराठाओं में? तो वो बन चुके हैं आपके संभाजी सेकंड। अब ये क्या करेगा, ये जो निजामुल मुल्क है ये संभाजी सेकंड को करेगा समर्थन। किसको समर्थन देगा? इनको समर्थन देगा। कौन? तो निजामुल मुल्क इनको सपोर्ट करेगा कि ये आपस में लड़े और मैं फायदा उठाऊं। ये इसकी पूरी प्लानिंग है कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ। इसका मतलब ये है कि इसने संभाजी सेकंड के साथ एक गुट बनाने की कोशिश की। किसके खिलाफ में? शाहू जी के खिलाफ। शाहू जी के खिलाफ करना चाहता था। और ये प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों कर पा रहा था मैम? क्या यहाँ पे बाजीराव प्रथम नहीं थे? तो प्यारे बच्चे, जिस समय ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है और शाहू जी को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है किस समय? मैं आपको बता दूं, जिस समय आपके बाजीराव प्रथम कहां चले गए हैं? बाजीराव प्रथम प्यारे बच्चे कर्नाटक में हैं।
कहां पर बैठे हुए हैं? कर्नाटक में है, मतलब किसी काम से गए हुए हैं। और ये कब की बात चल रही है? तो मैम ये आपके बाजीराव प्रथम जी जो हैं वो 1725 से 26 तक कहां पर थे? कर्नाटक में थे। और उसी बीच में ये इसने निजामुल मुल्क ने यहां पे गेम खेल दिया कि मैं अब शाहू जी को आराम से हरा सकता हूं, क्योंकि बाजीराव प्रथम तो यहां है ही नहीं। और ये सीधा किसके पास पहुंचते हैं? संभाजी के पास। और संभाजी तो शाहू जी से चिढ़ते ही थे, क्योंकि शाहू जी ने युद्ध के द्वारा क्या किया था? उनसे सतारा को छीन लिया था। अब यहां इसी चीज का ये फायदा उठा रहा है। लेकिन भैया बाजीराव प्रथम आते हैं, एक मिनट, यहां मैंने बाजीराम कर दिया है। अब ये बाजीराव प्रथम कर्नाटक में थे। अब यहां पे जैसे ही इन्हें ये सारी चीजें पता चलती है, तो यहां पे इसने क्या किया? इनकी अनुपस्थिति है, ठीक है, अनुपस्थिति कहां पर है? अनुपस्थिति किस कब से कब तक? 1725 से 26 तक अनुपस्थिति कहां रहती है? सतारा में। अब जैसे ही अनुपस्थिति देखते हैं तो ये वाली प्लानिंग ये कर देता है कि शाहू जी को किसी भी तरीके से हराओ। संभाजी इसकी बात में आ जाता है। अब संभाजी यहां पे आ तो जाता है, लेकिन अब इसी बीच क्या होता है? बाजीराव प्रथम वापस आते हैं। और अब आपको पता है कि वापस आएंगे तो किससे इनकी लड़ाई होगी? वापस आते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? वापस आकर स्थिति को अपने पक्ष में करते हैं। अपने पक्ष में करते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा भाई निजामुल मुल्क जैसा तू सोचकर बैठा है। वापस आ गए। ये प्लानिंग प्लॉटिंग कब करी? जब ये आपके जो पेशवा हैं, सेकंड पेशवा मैंने बताया था ना, ये आपके बाजीराव प्रथम, जब मैं भी ये कर्नाटक में थे 1725 से 26 के बीच। इसी चीज का फायदा निजामुल मुल्क ने उठाया, संभाजी सेकंड को समर्थन दिया, किसके खिलाफ? उनके शाहू जी के खिलाफ। और शाहू जी की तरफ से यहाँ पे कौन आपके उनके शासन की देखभाल? तो बाजीराव प्रथम है। अब ये वापस आते हैं और अपने पक्ष में सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। और फिर प्यारे बच्चे यहां पर क्या होगा? फिर यहां पे होगा 1728 में पालखेड़ा का युद्ध। अब बता दो समझदारों किस किस के बीच हुआ होगा? तो मैम पालखेड़ा का युद्ध यहां पे जो होता है वो होता है बाजीराव प्रथम जी, और हम कह सकते हैं कि आपके दूसरा व्यक्ति यहां पे निजामुल मुल्क है। निजामुल मुल्क, इनके बीच में ये युद्ध होता है और निजामुल मुल्क की क्या होती है? हार होती है, और बाजीराव प्रथम जी की जीत होती है। अब जीत के बाद प्यारे बच्चे आगे की कहानी बढ़ती है। अब जब जीत होती है तो आप कहोगे कि जीत के बाद में क्या होता है? शिवगांव की संधि। अब मुझे ये बताओ, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब संधि होती है, जब ट्रिटी होती है, तो कोई भी ट्रिटी जब होती है तो जो जीतने वाला पक्ष होता है वो अपने हिसाब से संधि करता है, बेटा ये युद्ध हुआ और संधि कब हुई है? तो संधि के बारे में लिखेगा 16 मार्च 1728 को, 16 मार्च 1728 को। और युद्ध कब हुआ है? तो युद्ध हुआ है लिखेगा 7 मार्च 1728 को। तो 7 मार्च को युद्ध होता है, 16 मार्च को संधि होती है। और यहां शिवगांव की संधि में क्या होता है? तो आप कहेंगे निजामुल मुल्क ने शाहू जी को समस्त महाराष्ट्र का शाहू जी को समस्त महाराष्ट्र का स्वामी स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात बोली गई कि और सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। बाजीराव प्रथम कहते हैं कि और सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात, तुम्हें क्या करना होगा? इससे कहा कि निजामुल मुल्क से कहा कि तुम्हें क्या करना होगा? चौथ और सरदेशमुखी का शेष धन
शेष धन यानी रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी, शेष धन रिमेनिंग मनी किसको देना होगा? शाहू जी को देना होगा। ये कहता है ठीक है भाई, ठीक है, ये कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन ये पूरी तरीके से हार नहीं मानेगा, ये पूरी तरीके से हार नहीं मानेगा, ये दोबारा प्रयास करेगा और इसको भड़काने का काम करेगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय मैंने आपको बताया था कि बाजीराव प्रथम आते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर निकल लेता है और ये फंस जाता है फिर से उसकी बात में, ठीक है, ये फंस जाता है। एक मिनट बेटा, क्लास रिपीट हो रही थी, अभी ठीक है? ये बताइए अभी ठीक है बेटा? अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? अब मैं ऐसा करती हूं, सरदेश मुखी और चौथ क्या है आदर्श शुक्ला जी? ये कल मैं बता चुकी हूं कि ये मराठाओं के द्वारा वसूले जाने वाले कर हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा आगे भी यही लिखा हुआ है कि भाई आपके सॉरी यहाँ पे पालखेड़ा का युद्ध हुआ, निजामुल मुल्क को हराया और आपकी मुंगी शिवगांव की संधि हुई। उसके बाद यहां से आगे की कहानी अभी मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास, मतलब मंडे की क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आज क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चीजें बेटा आज घूमी है। सबसे पहले प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया कि भैया आपका जुल्फिकार खान ने जिंजी के किले पर आक्रमण किया, क्योंकि जिंजी में कौन थे? राजा राम जी, जो किराएगढ़ से आ गए थे। 1689 में वो आ गए थे। 1691 में यहाँ पे जुल्फिकार कौन है? मुगलों का सेनापति है। इसने आक्रमण करके 8 वर्षों तक उनको यहीं पे कैद करके रखा। वो यहां से भागे और भागकर कहां पहुंच गए? सतारा चले गए, ठीक है, सतारा चले गए प्यारे बच्चे। और उन्होंने यहाँ पे सतारा कर लेना, मैंने सितारा लिख दिया है, सतारा चले गए और सतारा को अपनी राजधानी बनाया और राजधानी बनाकर वहां शासन किया। लेकिन 1700 में उनकी मृत्यु हो गई। 1700 में मृत्यु के बाद में प्यारे बच्चे मराठा साम्राज्य में एक नए पद का सृजन करने वाले कौन है? आपके राजा राम थे। इनकी पत्नी ताराबाई और इनके पुत्र जी का नाम है शिवाजी सेकंड, जो कि 4 वर्ष की आयु के हैं। इसीलिए इनकी पत्नी ने इनका शासन संभाला, उनकी संरक्षिका बनी और शासन करने लगी। लेकिन इसी बीच में आपको मैं बता दूं कि शाहू जी को औरंगजेब की कैद से बहादुर शाह ने मुक्त कर दिया है। और मुक्त करने का कारण क्या है? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और बहादुर शाह चाहता है कि मराठा आपस में ही उत्तराधिकार के लिए लड़ ले। और यहां पे प्यारे बच्चे जब इनके बीच में लड़ाई हो रही है तो आपके किस किस के बीच हो रही है? ताराबाई जी और शाहू जी के बीच में बिल्कुल वैसा ही उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है जैसा कि बहादुर शाह ने सोचा था। अब यहां पे शाहू जी आए। शाहू जी का साथ देने वाले व्यक्ति हैं बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं? ताराबाई जी के सेनापति धनाजी यादव को शाहू जी के साथ आने के लिए कहते हैं। धनाजी यादव शाहू जी के साथ आ जाते हैं और इस तरीके से ताराबाई जी इस युद्ध के अंदर हार जाती हैं। उसके बाद में सतारा में आपके शाहू जी का शासन स्थापित हो जाता है। और प्यारे बच्चे इसी समय पर ऐसी स्थिति बनती है कि मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट जाता है। उत्तर में सतारा और दक्षिण में कोल्हापुर। कोल्हापुर में शासन करेंगी आपकी ताराबाई। ताराबाई जी मतलब उनके जो पुत्र हैं शिवाजी सेकंड, उन्होंने शासन संभाला। उसके बाद में उनकी मृत्यु होती है आगे चलकर। फिर इनके दूसरे पुत्र जिनका नाम है संभाजी सेकंड, वो शासन को संभालेंगे। फिर आपके छत्रपति बनते हैं शाहू जी महाराज। इनका शासन शुरू होता है। यहां पे जैसे ही शासन शुरू होता है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये क्या करते हैं? पेशवा नियुक्त करते हैं। और पेशवा किसको नियुक्त करते हैं? तो बालाजी विश्वनाथ को, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की वजह से ही इन्हें क्या मिले थे? छत्रपति होने का मौका मिला था। तो उसके बाद इन्होंने पेशवा को यहाँ पे क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के बाद में प्यारे बच्चे बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि आज से ये पद वंशानुगत होगा, मतलब मेरे बाद इस पद पर मेरा बेटा ही बैठेगा। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा के पद पर बैठते हैं। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के एक साधारण ब्राह्मण थे और अपनी बुद्धिमता और अपनी जो प्रतिभा है उसके लिए फेमस थे। और अपनी बुद्धिमानी की वजह से ही एक साधारण ब्राह्मण के रूप में मराठा साम्राज्य में सेवाएं देने वाले बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद पर पहुंच गए, जो पेशवा का पद आपके मराठा साम्राज्य में सबसे ऊंचा पद माना जाता है। 1713 से 1720 तक इन्होंने पेशवा के पद पर काम किया और इनकी मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम आए। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे
थे और प्यारे बच्चे सेकंड पेशवा थे। इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी। इनकी दो पत्नियां काशीबाई और प्यारे बच्चे मस्तानी थी। मस्तानी जो कि छत्रसाल की पुत्री थी और यही आपके बुंदेलखंड के शासक, छत्रसाल कौन थे? बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी। अब यहाँ पे जब बाजीराव प्रथम आते हैं प्यारे बच्चे, तो बाजीराव जो हैं वो यहाँ पर दो उद्देश्य रखते हैं। पहला उद्देश्य कि मुझे एक ऐसी व्यवस्था को निर्मित करना है जहां पर मराठा आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहें, क्योंकि अगर एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, इनके बीच में एक सहयोग बना रहेगा। और दूसरा कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और मुगल साम्राज्य के जो खंडर हैं उन पे मुझे भारत में मराठा राज्य को स्थापित करना है। इसी बीच में एक व्यक्ति निजामुल मुल्क क्या चाहता था कि मैं दक्कन के अंदर एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना करूं, और यहां पे स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना करने के लिए वो शाहू जी के खिलाफ होना चाहता था, क्योंकि शाहू जी को कौन सपोर्ट कर रहा था? बाजीराव प्रथम। अब जैसे ही उसने देखा कि बाजीराव प्रथम कर्नाटक में है और शाहू जी इस समय अकेले सतारा में है, तो वो तुरंत संभाजी के पास पहुंचता है और संभाजी को अपना समर्थन देता है शाहू जी के खिलाफ। ये दोनों मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात किसको पता चलती है? बाजीराव प्रथम को पता चलती है, तो वो तुरंत वापस आते हैं और स्थिति को अपने पक्ष में करते हैं। और इसमें अपने पक्ष में करने के बाद क्या करते हैं? पालखेड़ा का युद्ध होता है, निजामुल मुल्क की हार होती है और शिवगांव की संधि, जिसमें वो कहते हैं कि ये स्वीकार करो कि आप पूरे महाराष्ट्र का जो स्वामी मानोगे वो आज से किसको मानोगे? शाहू जी को। तो कहता है ठीक है, मैं मानूंगा। दूसरा यहाँ पे चौथ और सरदेश मुखी जो तुम्हें देना बाकी है, जो शेष धन है उसको तुम्हें शाहू जी को देना होगा। तो कहता है बिल्कुल दूंगा, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से हार नहीं मानेगा, एक बार फिर से यहां पे युद्ध करने का प्रयास बनेगा, युद्ध की स्थितियां, लेकिन बाजीराव प्रथम इसको पहले ही दबोच लेंगे और संधि करने के लिए विवश कर देंगे, युद्ध होगा ही नहीं। तो अब मोहम्मद शाह के समय जब बाजीराव प्रथम दिल्ली गए तो मोहम्मद शाह के क्या एक्शन रिएक्शन थे पढ़ेंगे प्यारे बच्चे मंडे की क्लास में, अगर मंडे क्लास होगी तो। क्योंकि अब मैं आपको बता देती हूं जो मुझे बताना था कि रिवीजन कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनो। कल क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करता है मैराथन पे। प्यारे बच्चे मंडे को ध्यान से सुन लो, मंडे को मेरी आ रही है हिस्ट्री की मैराथन। ठीक है, हिस्ट्री की मैराथन होने वाली है जो कि सुबह 9 बजे से चलेगी रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर चलेगी, मेन चैनल पर सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी। उसमें मैं पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा रिवीजन करवाऊंगी, तो आप वहां से मेरी ये रिवीजन सीरीज ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं रिवीजन कराने के बाद आपको अवेलेबल करा दूंगी, आप उसमें आराम से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये आज की आपकी क्लास है। अब बेटा कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल क्लास नहीं होने के लिए बच्चों ने साफ मना करा है। मंडे को क्लास अगर होगी तो आपकी शेड्यूल हो जाएगी। तो आज हम क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, अगली क्लास में मराठा साम्राज्य को समाप्त करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।